उमर खालिद और शर्जील इमाम को जब 5 साल बाद भी जमानत नहीं मिली तो देश में 2 तरह के सवाल उठे। एक सवाल कि क्या बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना इनके हकूक को मारना है? क्या इन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है? और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस जो कहती है कि ये दोनों उस दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड हैं जहां पर सैकड़ों लोग घायल हुए और 50 से ऊपर लोग मारे गए, और अब जो इनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं वो भी उस कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन करते हैं जो आतंकवाद की तरफ बढ़ती है? क्योंकि दोनों में कोई तो एक सच है। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से उमर खालिद और शर्जील जेल की सलाखों के पीछे हैं, यूएपीए के तहत। कोई कहता है कि ये दोनों बेगुनाह हैं जो आवाज उठाने की सजा भुगत रहे हैं। कोई कहता है कि इनके समर्थकों की संवेदना जो है वो भी देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा लगती है। लेकिन एक सवाल जो आज देश में सभी पूछ रहे हैं कि इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि 5 साल से लगातार ये दोनों जेल में हैं। 5 साल से जमानत नहीं मिली है, ट्रायल नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कहती है कि 2020 दंगों की ये मास्टरमाइंड हैं। समर्थक कहते हैं कि मुसलमान होने की सजा है। हालांकि आलोचक फिर कहते हैं कि शाहरुख पठान ने भी तो दिल्ली दंगों में बंदूक दिखाई थी, उसे जमानत मिल गई। लेकिन एक सवाल जो जनता के मन में आता है वो ये कि दिल्ली दंगों में जो शाहरुख पठान ने बंदूक दिखाई उसे जमानत अगर मिल गई तो ऐसा इनका क्या गुनाह है जो ये दोनों जेल में हैं? इनके पुराने साथी कन्हैया, शहला रशीद जो जेएनयू में साथ में आंदोलन करते थे, आज प्रमुखता से इनको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या थी वो व्हाट्सएप चैट या भाषण जिसे आतंकवाद से जोड़कर इन्हें यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया? सवाल यह भी कि क्या 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखना न्याय है, सजा है, या फिर सियासत का हिस्सा, जैसा कि कुछ आलोचक लगा रहे हैं? उमर खालिद और शर्जील इमाम की कहानी जो है आज देश में चर्चा के केंद्र में है, और स्पष्ट तौर पर इसको लेकर 2 विचारधाराएं। एक जो सीधे तौर पर कहती है कि ये दोनों लड़के उज्जवल भविष्य था, मेहनती लड़के थे, सरकार के आलोचक थे, इसलिए कुछ बयानों को आधार बनाकर जेल में ठूस दिया गया। और दूसरी जो ये कह रहे थे कि इन्होंने गहरी साजिश रची उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था, उस दौर में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ये देश को भड़का रहे थे, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे थे। इन दोनों कहानियों के बीच में हमें लगा कि आम जनता जो ना पूरी तरह से लेफ्ट है ना पूरी तरह से राइट है, उसे सरल शब्दों में निष्पक्षता के साथ आज हम समझाएं पूरी कहानियों को, जहां पर इमोशन से ज्यादा हम फैक्ट्स पे बात करें और आखिरी फैसला हम आप पर ही छोड़ दें। लेकिन इसके साथ ही हमारी गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए ताकि ऐसी खबरें भविष्य में आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में हमने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब शुरू से शुरू करते हैं। क्या थे वो दिल्ली दंगे जिनको लेकर आज 5 साल से जेल में? तो अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में दंगे भड़के थे। सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था जो अचानक से हिंसक हो गया। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस दौर में दुकानें जली, घर जले, गाड़ियां जली। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह घटना अचानक से नहीं हुई थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इसी को लेकर उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को साजिश का जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 30,000 पेज के डिजिटल सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट है, गवाहों के बयान हैं, भड़काऊ भाषणों का जिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सबूत इतने मजबूत हैं कि 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जाए, या फिर यह सियासी खेल है जिसमें असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि इस बार जमानत रद्द होने पर कई लोगों ने कहा। वैसे सवाल यह भी है कि सीएएनआरसी विरोधी प्रदर्शन अपने आप हिंसक हुए थे या साजिश थी, और अगर पुलिस के पास सबूत तो 5 साल बाद ट्रायल क्यों नहीं? और अगर सजा दी जा रही है तो क्या ये वाकई में गुनहगार हैं? क्या 53 लोगों की मौत के ये दोनों जिम्मेदार हैं? लेकिन इस कहानी को समझना है तो आपको यूएपीए को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएपीए के तहत ही इन दोनों को 5 साल से जेल में रखा गया है और जमानत नहीं दी गई है। यूएपीए क्या है? यूएपीए जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में बनाया गया एक सख्त कानून है। इस कानून का मकसद होता है कि आतंकवाद और देश के खिलाफ जो भी गतिविधि हो रही है उसे रोका जाए। इस कानून के तहत पुलिस किसी को भी लंबे समय तक जेल में रख सकती है। अगर यूएपीए लगा है तो फिर जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोर्ट को यह मानना होता है कि आरोपी जो है वो
पहली नजर में उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है। आमतौर पर यूएपीए में आतंकवाद, साजिश, हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और इनको लेकर कठोर सजा है। उमर और शर्जील पर यूएपीए के तहत आतंकी साजिश और हिंसा भड़काने के ही आरोप है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार आलोचकों को चुप करवाने के लिए कर रही है। अब सवाल यह है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर इसका गलत इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए है। ये सवाल रह रहकर उठता है। शर्जील और उमर के केस में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये उमर और शर्जील को दबाने के लिए है? अगर सबूत कमजोर है तो यूएपीए का इस्तेमाल क्यों, और अगर सबूत है तो पेश क्यों नहीं किए जा रहे? ये सवाल उमर के फैंस उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो इस देश के आम इंसान के मन में है वो ये है कि उमर खालिद साजिश करता था दिल्ली दंगों का या कोई बुद्धिजीवी था? तो उमर खालिद कौन है, हम आपको बता दें। उमर खालिद जेएनयू में पढ़ने वाला एक लड़का जो नेतागिरी में गया, जेएनयू का छात्र नेता। 2016 में देशद्रोह के आरोप में चर्चा में आए थे। कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, शैला रशीद, उमर खालिद, ये काफी चर्चा में थे। हालांकि जिन मामलों में फिलहाल ये जेल में है वो जेएनयू वाले मामले नहीं है। 2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जो आरोप है वो ये है कि व्हाट्सएप चैट मिली है। पुलिस ये कह रही है कि उमर कई व्हाट्सएप ग्रुप में थे जहां पर दंगों को लेकर साजिश रची गई। एक गवाह ने यह भी कहा कि उमर ने सीलमपुर में 23-24 फरवरी 2020 को एक गुप्त बैठक में लोगों को चाकू, तेजाब और मिर्च पाउडर जमा करने के लिए उकसाया। भड़काऊ भाषणों के इनके ऊपर आरोप है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उमर ने सीएएनआरसी, बाबरी मस्जिद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भड़काऊ बयानबाजी की। उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर जो है उस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। ये सारी बातें चल रही है। पुलिस ये कह रही है कि उमर ने दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन करवाए जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गए। हालांकि ये पुलिस का पक्ष है। हालांकि उमर के तरफ से जो पक्ष उनके वकील रखते हैं वो कहते हैं कि उमर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई हथियार नहीं मिला है, ना पैसा ना हिंसा में उनकी मौजूदगी साबित हुई। एक गुप्त बैठक का नाम लेकर और गवाहों जिनमें नाम तक नहीं दिया गया उनको लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है, जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ऐसा उनके वकील कह रहे हैं। अब उमर को लेकर दो सवाल आते हैं। एक, व्हाट्सएप चैट या भाषण, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में था? दिल्ली में दंगे हुए हैं, दोनों बातें। दिल्ली में दंगे हुए हैं, 53 लोग मरे हैं, ये सच है। 700 से ऊपर घायल हुए हैं। लेकिन इस सच के साथ एक सवाल यह भी आता है कि फिर ट्रायल क्यों नहीं? साजिश करता थे तो 5 साल तक प्रमुखता से ठोस सबूत क्यों नहीं दिए गए? और यहीं से उमर के प्रशंसक आवाज उठाते हैं कि उनकी आवाज को चुप करवाने के लिए क्या यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। उमर खालिद के केस में ये है। हालांकि उमर के विरोधी बार बार वो कश्मीर वाला बयान चलाते हैं और जिसमें कहते हैं कि देखिए वो एंटी इंडिया थे, लेकिन उमर के समर्थक उमर के शांति प्रिय बयान चलाते हैं और वो कहते हैं कि उमर ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की। लेकिन उमर की कहानी से अलग शर्जील इमाम भी कहानी है। शर्जील इमाम चिकन नेक वाला बयान, अब इसको लेकर भी दो सवाल उठता है, खतरनाक या गलतफहमी। शर्जील इमाम भी जेएनयू के छात्र रहे, वहीं से नेतागिरी शुरू करी और उनका एक बयान विवादों में रहा। 2020 में अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण दिया जिसमें कहा गया कि अगर आप असम में मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो फिर आपको भारतीय सेना और भारतीय सेना के द्वारा सप्लाई को रोकना होगा। वो उकसाते भी हैं, कहते हैं कि 6-8 महीने में लोगों को मार डाला जाएगा, जितने भी बंगाली लोग हैं उन सब पर कत्ल कर दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। डिटेंशन सेंटर में लोगों को डाला जा रहा है। चिकन नेक मुसलमानों का है। इस चिकन नेक पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला 22 किलोमीटर का रास्ता है और इसे अगर काट देंगे, अगर आप इतना मवाद फैला देंगे कि सरकार को, प्रशासन को हटाने में महीनों लग जाए, तो ही आप बचा सकते हैं। ये सारा बयान जो है यही उनके खिलाफ गया और यही राजद्रोह और यूएपीए का आधार बना। इसीलिए शायद जो लोग उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं वो अक्सर शर्जील के बारे में खामोश हो जाते हैं, क्योंकि शर्जील का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और जो प्रथम दृष्टया लगता है कि वो भड़काऊ बयान है, एंटी इंडिया बयान है, क्योंकि वो कहते हैं कि असम को भारत से काट देना चाहिए, इस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। और इसी को लेकर उन पर आरोप लगता है कि शर्जील ने सीएएनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर लोगों को भड़काया, चक्का जाम की बात की और भारत से असम को काटने की बात। इसके अलावा शर्जील भी उन तमाम ग्रुप्स में थे जहां पर साजिश रचने का पुलिस आरोप लगा रही है, दावा कर रही है।
पुलिस ये कह रही है कि शर्जील ने ही हिंसक प्रदर्शन की योजना बनाई। हालांकि शर्जील का भी एक पक्ष है, उनके वकील का भी एक पक्ष है। शर्जील के वकील ये कहते हैं कि जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तब शर्जील दिल्ली में नहीं थे, ना ही उमर या बाकी आरोपियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। शर्जील के वकील कहते हैं कि जो भाषण है वो हिंसा का कोई आह्वान नहीं था। राजद्रोह के मामले में जमानत मिली है। चिकन नेक वाले बयान को गलत समझा गया। उनका मकसद शांतिपूर्ण था। वही बयान जिसमें कहा गया था कि भारत से असम को काट दिया जाए, उसको उनके वकील कह रहे हैं कि इसके मायने जो हैं वो गलत समझे गए। अब इसीलिए फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम आप पर फैसला छोड़ते हैं कि क्या शर्जील का चिकन नेक वाला बयान देश के खिलाफ था, साजिश था, या गलत समझा गया जैसा वकील कह रहे थे? क्या उनके भाषण अभिव्यक्ति की आजादी के तहत थे जैसा उनके वकील कह रहे हैं? ये सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं। हालांकि सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर, शर्जील और 7 अन्य आरोपी जिसमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिका रद्द कर दी। कोर्ट ने जब इस याचिका को रद्द किया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उमर और शर्जील की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर नजर आती है। कोर्ट यह भी मानती है कि दंगे अपने आप नहीं हुए बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। यूएपीए के तहत जमानत के लिए कोर्ट को यह मानना होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ। और कोर्ट ने जो एक बड़ी टिप्पणी की वो ये कि 5 साल जेल में अगर ये रहे हैं तो ये आधार नहीं हो सकता कि इसके आधार पर इनको जमानत दे दी जाए। ये कोर्ट कह रही है कि लंबी अवधि में अगर आप जेल में रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-5 साल जेल में तो आपको आप जमानत दे दें। मामला बड़ा गंभीर है, सेंसिटिव है, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। वकील जो है उनका भी एक पक्ष है। वकील कह रहे हैं कि 5 साल से ये दोनों जेल में, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये उनके हक का उल्लंघन है, ऐसा इनके वकीलों का कहना है। और ऐसा बहुत सारे इनके समर्थकों का भी कहना है, जिसमें इनके माता पिता, कई सारे हीरो एक्टर, लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, कई सारे एंटी मोदी लोग जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। कुछ केसेस का उदाहरण भी ये लोग दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ इकबाल तनहा को 2021 में जमानत मिली थी, फिर इनके क्यों जमानत नहीं मिली? ये सारी बातें इनके पक्ष में इनके लोग लग रहे हैं। हालांकि इसमें सवाल यही कि अगर कुछ आरोपियों को जमानत मिली तो क्या इनको मिलनी चाहिए, या क्या इनका मामला इतना गंभीर, इतना सेंसिटिव है कि इसमें जमानत के बारे में सोच नहीं सकते? क्या यूएपीए का इस्तेमाल इनकी आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, या फिर यह मामला जिन 53 लोगों की हत्या, 700+ लोगों के घायल और देश के एक हिस्से को तोड़ने का है, उसमें ये लोग इतने प्रमुख साजिश करता है कि बाकी लोगों से इनका केस अलग रखा जा रहा है? लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो यही कि बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना क्या सजा से पहले सजा नहीं है? ये एक बड़ी बात जो इनके समर्थन में लोग पूछ रहे हैं, वो एक सवाल है। हालांकि इंडिया में पॉलिटिक्स जो होती है वो धर्म के नाम पर होती है और इसीलिए धर्म भी यहां पर आया। सोशल मीडिया पर कई सारे इनके चाहने वालों ने लिखा, क्या शर्जील और उमर खालिद को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है? इनके कुछ समर्थक कहते हैं कि अगर ये हिंदू होते तो कन्हैया कुमार जैसे आजाद होते। हालांकि ये थ्योरी थोड़ी कमजोर इसलिए पड़ती है क्योंकि शहला रशीद वो भी मुसलमान रही है। शाहरुख पठान जिसने बंदूक लहराई थी वो भी मुसलमान था, उसे भी जमानत मिल गई है। तो धर्म का भेदभाव जैसा कि आरोप उमर की मां या फिर अभिनेता प्रकाश राज लगाते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, क्या वो सही है? उन 2 केसेस को देखकर लगता है कि नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टिव है। बाकी लोग जो थे वो प्रथम दृष्टया इतना एक्टिव नहीं थे, ये लोग ज्यादा एक्टिव थे, इन्फ्लुएंशियल थे, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन सच ये भी है कि इनके पुराने समर्थक जो हैं, कन्हैया, शहला जैसे लोग, वो अब इनके समर्थन में नहीं बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उमर और शर्जील ने देश के खिलाफ साजिश रची थी, इसलिए ये जेल में है। और यह भी तर्क रखा जा रहा है कि जमानत का ना मिलना धर्म की वजह से नहीं बल्कि यूएपीए की सख्ती और सबूतों की वजह से। अगर आपको यूएपीए के तहत अंदर किया गया है तो फिर मुश्किल हो जाता है जमानत मिलना। शाहरुख पठान के मामले से तुलना करके समझाया गया। जैसे शाहरुख पठान जिसने दिल्ली दंगे में पुलिस वाले पर बंदूक तानी थी, वो जमानत पर बाहर है। अब शाहरुख क्यों बाहर है, ये दोनों क्यों अंतर है? तो शाहरुख पर बंदूक तानने का आरोप था, लेकिन शाहरुख पर मास्टरमाइंड होने का आरोप नहीं लगा। उमर और शर्जील पर बड़ी साजिश का आरोप है, देशद्रोह करने का आरोप है, देश को तोड़ने का आरोप है, जो लोग मरे हैं उसके मास्टरमाइंड होने का आरोप है। शाहरुख के खिलाफ वीडियो सबूत था जो दिख रहा था,
लेकिन इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो और ज्यादा गंभीर हैं और इन पर यूएपीए लगा है। यूएपीए के तहत जमानत मिलना मुश्किल होता है। शाहरुख पर यूएपीए नहीं लगाया गया था। हालांकि एक सवाल यह उठता है कि अगर हिंसा का आरोपी जो बंदूक लेकर आया वो बाहर आ सकता है, तो साजिश के अप्रत्यक्ष आरोपी बिना ट्रायल के बाहर क्यों नहीं आ सकते? यह भी सवाल उठता है। वैसे सवाल तो उमर और शर्जील के पुराने साथी कन्हैया और शहला रशीद की दोस्ती को लेकर भी उठता रहा। हमने अपने पॉडकास्ट में भी, अगर आपने देखा हो, जो कन्हैया के साथ था, उसमें इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश की थी और उसका फर्क जो हमको समझ में आया था वो ये कि कन्हैया कांग्रेस में है, शहला जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है, वो तो पूरा यूटर्न ले चुकी है। लेकिन उमर और शर्जील पर यूएपीए है जो कन्हैया और शहला के मामलों से अलग है, देशद्रोह। अब इस वजह से शायद अपनी पॉलिटिकल जर्नी को सेफ रखने के लिए उन्होंने अलग किया हो। हालांकि कन्हैया बार बार ये कह रहे थे कि संविधान और जो देशहित की बात करेगा उसको समर्थन कर रहे हैं। शहला भी पहले ट्वीट किया करती इनके पक्ष के लिए, लेकिन बाद में ये लोग अलग हो गए और अब ऐसा लगता है कि ये लोग दोस्त नहीं हैं। वो कन्हैया ने कहा भी था कि हम कलीग्स थे, दोस्त नहीं थे। खैर, क्या उनकी चुप्पी सियासी मजबूरी का नतीजा है वो आप सोच सकते हो। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, पूर्व सीजीआई का, चंद्रचूड़ साहब का। उमर के खिलाफ लोग उसे पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश का वीडियो वायरल है जिन्होंने कहा कि 7 बार इन लोगों ने अपनी अर्जी वापस ली, वकील पर सवाल उठाए कि केस को लटका रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भी 2 कहानी है। एक कहानी है कि सही बात है भाई, देखिए खुद लटका रहे थे लोग पहले, इसलिए जमानत नहीं पाए। और दूसरा ये है कि अगर याचिका वापस लेना सामान्य हो सकता है, अगर वकील को लगता है कोर्ट का माहौल ठीक नहीं है तो हो सकता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट से लग रहे हैं। लेकिन सीजीआई की टिप्पणी उमर के खिलाफ थी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये बयान भी काफी वायरल चल रहा है। हालांकि ये पुराना बयान है और पहले की टिप्पणी है, अब तो कोर्ट ने ही जमानत देने से मना कर दिया है, तो इस बयान के भी डायरेक्ट मायने नहीं रह जाते। लेकिन ये सवाल जरूर उठा कि क्या उमर के वकील ने भी जानबूझकर केस को लटकाया? ये भी एक सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और इनका भविष्य क्या होने वाला है। तो देखिए, कानूनी विशेषज्ञ जो है, मानवाधिकार संगठन, वो भी 2 अलग अलग राय में बटे हुए हैं। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, वो कहते हैं कि उमर के खिलाफ आतंकवाद का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इन्होंने जो किया दंगे, वो भारत को बदनाम करने की साजिश थी और ये सूत्रधार थे, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। उमर के वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील करेंगे। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां राहत मिल सकती है अगर सबूत कमजोर हुए। दूसरों को लगता है कि यूएपीए है तो वहां भी इनको राहत नहीं मिलेगी, वहां भी यही रहेगा। कुल मिलाकर अगर इसके निष्कर्ष को निकालने की बात करें तो उमर खालिद और शर्जील का मामला जो है वो सवालों का एक जाल है, मकड़ जाल, जहां दिल्ली पुलिस की नजर में ये दोनों दंगों के मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने देश के खिलाफ साजिश रची। उनके समर्थकों की नजर में वो एक हीरो हैं जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। ये सारी बातें निकल कर आ रही है। लेकिन एक सवाल जो बार बार इसके साथ उठाया जा रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, क्या धर्म देखकर हो रहा है? और दूसरी तरफ से जो लोग कह रहे हैं कि इस देश में कुछ लोग हैं जो आतंकियों के लिए भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ये 2 विचारधाराएं कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, अलग अलग बिल्कुल तरह की बातें होती हैं। लेकिन पुलिस अभी भी दावा कर रही कि व्हाट्सएप चैट है, गवाह है, लेकिन क्या ये आतंकवाद के सबूत हैं? और जो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, इनके समर्थक कहते हैं कि बिना ट्रायल 5 साल, क्या ये सही है? या जो आलोचक कहते हैं कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया तो जीवन भर जेल में रखो। अब शायद इनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में अपील है, लेकिन सच क्या है वो कोर्ट तय करेगा, उस पर हमारी टिप्पणी नहीं होगी। हम हालांकि इस चर्चा को वाइडर खोलकर आपके सामने रखना चाह रहे थे और ये समझने की कोशिश करना चाह रहे थे कि कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है और अलग अलग राय दी जा रही है तो प्रथम दृष्टया क्या दिखाई पड़ता है? क्या उमर और शर्जील को इंसाफ सही तरीके से मिल रहा है, या प्रथम दृष्टया दिख रहा है साजिश करता है, या उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिश है? यूएपीए को लेकर क्योंकि चर्चा बहुत होती है, उसलिए हमें लगा ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है या फिर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का एक बड़ा जरिया? क्योंकि जिस पर भी आरोप लगता है, कई बार ये कहा है कि सरकार जो है वो उसका गलत इस्तेमाल करती है। अलग अलग मामलों में, अलग अलग जगह पर दोनों साइड के लोग करते हैं। आपको याद होगा जब बिहार वाले मनीष कश्यप भी गए थे एक मामले में, तब भी कहा गया ये दुरुपयोग किया गया। ऐसे ही राइट, लेफ्ट, सेंटर सारी सरकारें जब अपने अपने तरीके से आरोप लगाती है तो कई बार कहा है कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, राजद्रोह, यूएपीए, इन सब का जिक्र होता है। खैर, आपकी नजर में ये दोनों क्या है, साजिशकर्ता या प्रथम दृष्टया बेगुनाह?
क्या यूएपीए को और पारदर्शी होना चाहिए? ये सवाल क्या आपके मन में आता है? और क्या ये मामला भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और न्याय पर सवाल खड़े करता है? ये सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखा जाए और उन सवालों को, उन सबूतों को पेश करके आपको ये मामला समझाया जाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर हम सबको भरोसा है और देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। जो कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी नजर हमारी बनी। हालांकि यह सच है कि दिल्ली दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे, बहुत गहरी साजिश थी। 53 लोगों की मौत, देश की राजधानी में होना, 700 प्लस लोगों घायल होना, ट्रंप के आने के पहले भारत की छवि का खराब करने की कोशिश करना, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो उस दौर में खतरनाक थे। ये स्टेटमेंट आना कि देश में सारे मुसलमानों को मार डाला जाएगा, सबको डिटेंशन में डाल जाएगा, बड़ी सारी बातें उठी थी। उस दौर की हकीकत लगता है कि शायद कभी कोई इनमें से रिटायर्ड होगा अधिकारियों में और किताब लिखेगा, तभी शायद सामने आएगी कि आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में लोग खुलकर बात रखते नहीं और सालों साल ये मामले चलते रहते हैं। इस मामले में क्या होगा उस पर भी हमारी नजर है, लेकिन आप अपनी राय क्या है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा ताकि आगे भी हमारा आपका ये रिश्ता जो है वो यूं ही बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।